नमस्कार साथियों, आपका फिर एक बार स्वागत है लर्निंग मूवमेंट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 10 वृत्त के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम वृत्त के बारे में जानेंगे और वृत्त से संबंधित परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, वृत्त एक स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय या बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। देखिए, ये स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। नियत दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। देखिए, एक स्थिर बिंदु है, इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, यानी कि एक बिंदु लिया, ये इससे जितनी दूरी पर है दूसरा बिंदु भी उतनी दूरी पर है। ऐसे ऐसे करते करते हम इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय बनाते हैं। समुच्चय मतलब समूह बनाते हैं। इन सभी बिंदुओं को अगर मिलाते हैं तो जो आपको ये आकृति प्राप्त हो रही है, ये क्या है? एक वृत्त है। ये यहाँ पर क्या है? देखिए, एक स्थिर बिंदु है, हम स्थिर बिंदु को नाम देते हैं O। इससे समान दूरी यानी कि नियत दूरी होगी, उस नियत दूरी पर ये सभी बिंदु स्थित होंगे। यानी कि जितनी दूरी पर ये बिंदु A उपस्थित है उतनी दूरी पर बिंदु B होगा, उतनी दूरी पर बिंदु C होगा, उतनी दूरी पर बिंदु D होगा। इस प्रकार इस नियत बिंदु से समान दूरी पर अनंत बिंदु है और हम उन अनंत बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें एक आकृति प्राप्त होती है। ये आकृति क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। और इसमें जो ये स्थिर बिंदु है ये तो कहलाता है वृत्त का केंद्र, और जो नियत दूरी है, इस नियत दूरी पर ये सभी बिंदु स्थित है, ये नियत दूरी कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। आशा है आपको वृत्त की परिभाषा समझ में आई होगी। क्या है? एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ये स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र होता है और जो ये नियत दूरी होती है वृत्त की त्रिज्या होती है। आगे देखिए, प्रत्येक वृत्त जिस समतल में बना होता है उसे 3 भागों में विभाजित कर देता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? अंतर्भाग, परिसीमा यानी कि वृत्त, और बाह्य भाग। देखिए, एक वृत्त है, इसका केंद्र है ये O। अब ये वृत्त इस समतल पर बना हुआ है, इस समतल को इसने 3 भागों में विभाजित कर दिया। देखो, पहला भाग अंतर्भाग, दूसरा परिसीमा यानी कि वृत्त। जो आपकी बाउंड्री दिख रही है ये क्या है? वृत्त। परिसीमा, ठीक है, परिधि। और तीसरा भाग है बहिर्भाग। अब हम वृत्त से संबंधित कुछ अन्य परिभाषाएं उनको समझते हैं, जैसे कि जीवा। देखिए, वृत्त की जीवा। देखिए, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। वृत्त के किन्हीं 2 बिंदु मतलब कि देखिए, ये वृत्त है, इस पर मैंने बताया अनंत बिंदु विद्यमान है। उनमें से किन्हीं 2 बिंदुओं को आप मिला दीजिए एक रेखाखंड की सहायता से। देखिए, यहाँ पर बिंदु A है और ये बिंदु B है। मैंने इन दोनों बिंदुओं को एक रेखाखंड की सहायता से मिला दिया, तो ये रेखाखंड क्या है? इस वृत्त की जीवा है। देखिए, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाते हैं। ये 2 बिंदु, इन दोनों को मैंने मिला दिया तो क्या है? एक जीवा। आगे देखिए, एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। देखिए, वृत्त में अनंत बिंदु होते हैं, यानी कि हम अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। जैसे ये एक जीवा ये खींच दी मैंने, एक जीवा ये खींच दी, 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 यानी कि मैं अनंत जीवाएं खींच सकता हूं। आगे देखिए, एक वृत्त की जीवा के अंत बिंदु सदैव वृत्त पर स्थित होते हैं। देखिए, एक जीवा है, इसके जो अंत बिंदु है यानी कि A व B, ये कहाँ स्थित होंगे? वृत्त पर स्थित होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये एक जीवा है, ये एक जीवा नहीं है, क्योंकि इसके जो अंत बिंदु हैं वो कहाँ स्थित नहीं है? वृत्त पर स्थित नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि वृत्त की जीवा के अंत बिंदु सदैव वृत्त पर स्थित होंगे। आगे देखिए, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान लंबाई की होती है तथा केंद्र के पास वाली जीवा सबसे लंबी होती है। देखिए, इसे समझिए क्या कहना चाहता है ये। देखिए, ये केंद्र है, वृत्त का केंद्र। जितनी दूरी पर ये जीवा PQ है उतनी ही दूरी पर एक जीवा मैंने ले ली EF। अब देखिए, जो ये दूरी है, ये दूरी इस दूरी के
बराबर है तो ये जीवाएं क्या होंगी, इन जीवाओं की लंबाई भी आपस में बराबर होगी। यही कहना चाहती है लाइन कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, यानी कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में बराबर होती है और जो जीवा केंद्र के ज़्यादा पास होगी वो जीवा लंबी होगी और वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा सबसे लंबी होती है। कौन सी, यानी कि जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वो जीवा सबसे लंबी होगी और जो जीवा वृत्त के केंद्र से जितनी दूर होगी वो जीवा उतनी ही छोटी होगी। अब हम देखिए यहाँ पर एक है वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा सबसे लंबी होती है, उसे क्या कहते हैं हम, व्यास। तो अब हम व्यास के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए वृत्त का व्यास, किसी भी वृत्त में खींची गई वो जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। देखिए एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है और जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वही व्यास होती है, यानी कि एक वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। एक वृत्त की सभी व्यास लंबाई में समान होती है। देखिए एक वृत्त है, इसमें जितने भी आप व्यास खींचेंगे वो सभी लंबाई में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जीवा में क्या था, जो जीवाएं वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ होती है वो लंबाई में बराबर होती है। और व्यास के बारे में क्या है, सभी व्यास लंबाई में बराबर होते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो तो वृत्त का व्यास 2r होगा। देखिए इस वृत्त की त्रिज्या है r और ये भी त्रिज्या है और ये क्या है, एक व्यास है। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का व्यास क्या होगा, 2r। आगे देखिए, अर्थात वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है अथवा त्रिज्या व्यास की आधी होती है। प्रत्येक व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। देखिए ये हमने व्यास खींचा तो यहाँ पर जो वृत्त है वो 2 बराबर भागों में विभाजित हो गया। देखिए एक भाग तो ये रहा और एक भाग ये रहा। आशा है आपको व्यास के बारे में समझ में आया होगा कि व्यास की परिभाषा क्या होगी, यानी कि किसी भी वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है और वृत्त के सभी व्यास बराबर होते हैं। ठीक है, और यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का व्यास क्या होगा, 2r। और जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक परिभाषा लिखी मैंने, प्रत्येक व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है जिसे हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। अब देखिए अर्धवृत्त की परिभाषा, अर्धवृत्त प्रत्येक व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है तथा प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे एक ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र O, इसमें एक व्यास खींचता हूँ मैं, एक व्यास खींच दिया मैंने AB। देखिए अब जो ये व्यास है ये वृत्त को 2 भागों में विभाजित करता है और मैं आपको बता दूं ये दोनों भाग क्या हैं, बराबर हैं। यानी कि ये x मान लीजिए, y मान लीजिए, यानी कि जो AXB है ये बराबर होगा किसके, AYB के। यानी कि हम ये कहते हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, अर्धवृत्त। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं वृत्तखंड की। देखिए वृत्तखंड, देखिए किसी वृत्त की जीवा जो वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है और ये प्रत्येक भाग वो क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। देखिए एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, इसमें मैंने एक जीवा खींच दी, इसमें मैंने क्या खींच दी, एक जीवा AB। अब देखिए ये जीवा इस वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है। देखो एक भाग तो ये हो गया और ये एक भाग ये हो गया, तो ये दोनों भाग हैं ये क्या कहलाएंगे, वृत्तखंड। और इनके नाम भी होते हैं। देखिए ये तो है दीर्घ वृत्तखंड और ये है लघु वृत्तखंड। तो आपको समझ में आ गया होगा वृत्तखंड किसे कहते हैं, किसी वृत्त की जीवा वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है और इस प्रकार प्राप्त ये 2 भाग क्या कहलाते हैं, वृत्तखंड कहलाते हैं। अब देखिए त्रिज्यखंड किसे कहते हैं,
त्रिज्यखंड, किसी भी वृत्त में त्रिज्याओं द्वारा काटा गया भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। देखिए एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, यहाँ पर मैं दो त्रिज्याएं खींचता हूँ OA और OB। यहाँ पर ये दो त्रिज्याएं इस वृत्त में दो भाग कर रही हैं। देखिए एक भाग है AO, इसे x दे दीजिए, AOAXB और AYBO। देखिए यहाँ पर दो भाग हैं, एक भाग ये है और एक भाग ये है। ये दोनों क्या हैं? त्रिज्यखंड, क्योंकि ये त्रिज्याओं द्वारा काटे गए भाग हैं। देखिए दो त्रिज्याएं OA और OB, इनके द्वारा दो भाग किए गए हैं। ये प्रत्येक भाग क्या कहलाते हैं? त्रिज्यखंड। और देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिसे कहते हैं थीटा, ये कहलाता है त्रिज्यखंड का कोण। त्रिज्यखंड का कोण, ठीक है। अब देखिए ये भाग तो है लघु त्रिज्यखंड, और ये भाग है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो किसी भी वृत्त में त्रिज्याओं द्वारा काटे गए भाग त्रिज्यखंड कहलाते हैं। अब देखिए अगली परिभाषा। अब देखिए छेदन रेखा किसे कहते हैं? यदि कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह वृत्त की छेदन रेखा कहलाती है। देखिए एक रेखा खींचता हूं मैं AB, एक रेखा है जो वृत्त के दो बिंदु PQ को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये क्या है? एक छेदन रेखा। देखिए जीवा और जो छेदन रेखा है उसमें क्या अंतर है? वो क्या, उसमें क्या होता है? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। अब आप जानते हैं रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है, और रेखा होती है जो अनंत लंबाई से दोनों ओर बढ़ती है। तो आपको छेदन रेखा की परिभाषा समझ में आई होगी कि यदि कोई रेखा वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है तो उसे छेदन रेखा कहते हैं। अब इस पर आधारित हम जानेंगे स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। देखिए अब ये एक वृत्त है, एक छेदन रेखा हमने खींची, ठीक। ये मैंने दूसरी छेदक रेखा खींची, दो बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है। ये मैंने तीसरी खींची। एक रेखा ऐसी आएगी जो एक बिंदु को क्या करेगी? स्पर्श करेगी। एक बिंदु को क्या करेगी? स्पर्श। तो वो क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी। अब आप देखिए स्पर्श रेखा की परिभाषा और स्पर्श रेखा क्या होती है। देखिए स्पर्श रेखा, यदि कोई रेखा किसी वृत्त को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करती है तो वह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। देखिए ये एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, इसके एक बिंदु है यहाँ पर P। इस P बिंदु पर कोई रेखा इस बिंदु को स्पर्श करती है तो ये रेखा इस वृत्त की क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। परिभाषा देख लीजिए, यदि कोई रेखा, ये रेखा AB है, कोई रेखा किसी वृत्त को ठीक एक बिंदु P पर, ठीक एक बिंदु यहाँ पर ये बिंदु है P, इस पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है या स्पर्श कर रही है तो वह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। अब वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि किसी भी वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। मैंने बताया था कि अतः एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए इस जो एक वृत्त है इस पर अनंत बिंदु विद्यमान है तो इस पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगला बिंदु देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अर्थात वृत्त के किसी बिंदु P पर दो या अधिक रेखाओं की रचना नहीं की जा सकती। देखिए ये एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं हम A, ठीक है। इस बिंदु A पर आप केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ पर दूसरी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। देखिए अगर आपको दूसरी स्पर्श रेखा खींचनी है तो आपको दूसरे बिंदु B पर स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। अब B पर भी केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर आपको कोई तीसरी स्पर्श रेखा खींचनी है तो आपको तीसरे बिंदु C पर स्पर्श रेखा खींचनी होगी और C पर भी आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है यदि वृत्त पर स्थित कोई एक बिंदु है तो उस पर आप केवल एक ही स्पर्श रेखा
खींच सकते हैं। और देखिए लास्ट बिंदु यहाँ पर कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए ये वृत्त है जिसका केंद्र है O। यहाँ पर बाहर में एक बिंदु, मैंने बताया था कि एक वृत्त समतल को 3 भागों में विभाजित करता है। जो एक भाग है यहाँ पर बाह्य भाग, बहिर्भाग, वहाँ पर एक बिंदु है P। इस बिंदु से हम इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कर सकते हैं। बहिर्भाग में एक बिंदु है P, इस बिंदु से हम वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कर सकते हैं। यही इस लाइन में बताया गया है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे अगर हम एक बिंदु यहाँ पर ले लें B, इससे भी हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है। और इस पर छोटी बात यह है कि यदि कोई इसके अभ्यंतर में कोई बिंदु स्थित है तो हम उससे स्पर्श रेखा की रचना नहीं कर सकते। यानी कि यदि वृत्त के अंदर को एक बिंदु स्थित है, वृत्त के अंदर जितने बिंदु हैं उन बिंदुओं की सहायता से हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते किसी भी वृत्त पर। आशा है आज हमने जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी है, वो वृत्तखंड हो, अर्धवृत्त हो, त्रिज्यखंड हो, वो सभी परिभाषाएं आपके समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।